चुनाव महज जीत और हार का खेल नहीं होते, वो दरअसल जनता की उम्मीदों, उनकी ज़रूरतों और उनकी तकलीफ़ों का एक बहुत बड़ा डेटा सेट होते हैं। आज हम यही समझेंगे कि इस कच्चे डेटा को, इस जनादेश को शासन के एक मजबूत और कारगर ब्लूप्रिंट में कैसे बदला जाता है। और इसके लिए हम केस स्टडी के तौर पर देखेंगे झारखंड के गांडे विधानसभा क्षेत्र को। आइए इस डेटा इंजीनियरिंग से गवर्नेंस तक के सफ़र को करीब से समझते हैं। किसी भी विश्लेषण से पहले जमीन को समझना जरूरी है। तो ये है गांडे, झारखंड के गिरिडीह जिले में बसा एक ऐसा इलाका जिसकी पहचान ग्रामीण है, जिसकी आत्मा आदिवासी है। यहाँ की हवा, पानी और मिट्टी को समझे बिना यहाँ की राजनीति के समीकरण को समझना नामुमकिन है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि उन लोगों का घर है जिनकी आवाज़ हम आंकड़ों में सुनने की कोशिश करेंगे। हमारी आज की ये पड़ताल कई पड़ावों से गुजरेगी। सबसे पहले हम गांडे की धड़कन यानी वहाँ के लोगों और समाज को महसूस करेंगे। फिर हम आंकड़ों की दुनिया में उतरेंगे, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। उसके बाद हम जनादेश के पीछे के क्यों को समझेंगे। फिर विश्वास की उस लड़ाई को देखेंगे जो हर चुनाव में लड़ी जाती है। और इन सब को मिलाकर हम शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। और अंत में एक जरूरी सवाल कि आखिर सत्ता का मकसद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी चीज से। किसी भी नंबर, किसी भी चार्ट से पहले हमें उस जगह के सामाजिक ताने बाने को समझना होगा, क्योंकि राजनीति की शुरुआत हमेशा हमेशा लोगों से होती है, एक्सेल शीट से नहीं। तो गोंडिया की सामाजिक तस्वीर क्या कहती है? ये एक ग्रामीण इलाका है जहाँ की लगभग 70% आबादी आदिवासी है। इसमें भी मुख्य रूप से संथाल और मुंडा समुदाय के लोग हैं, जिनकी अपनी एक संस्कृति और अपने मुद्दे हैं। इसके साथ ही यहाँ एक बड़ी मुस्लिम आबादी भी है और ओबीसी और दलित समुदाय के वोटर्स भी अच्छी खासी संख्या में हैं। यही वो सामाजिक समीकरण है, यही वो जमीन है जिस पर यहाँ की पूरी राजनीति की फसल उगती है। अब जब हमने जमीन को समझ लिया, तो चलिए अब उन आंकड़ों पर चलते हैं जो इस जमीन की आवाज है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हजारों लाखों लोगों की सामूहिक इच्छा है जो एक नतीजे के रूप में सामने आती है। साल 2024 में गांडे के कुल मतदाताओं की संख्या थी 2,69,330। ये आंकड़ा हमें उस पैमाने का एहसास कराता है जिस पर यहाँ लोकतंत्र काम करता है। हर एक वोट की अपनी एक कहानी है। और ये देखिए, ये एक बहुत ही असाधारण आंकड़ा है। 2024 के उपचुनाव में 73% से ज्यादा का मतदान। ये बताता है कि गांडे के मतदाता चुप नहीं हैं, वो उदासीन नहीं हैं, वो अपनी राय रखना चाहते हैं, वो बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये एक बेहद जागरूक और सक्रिय लोकतंत्र की निशानी है। और इस सक्रियता का नतीजा क्या निकला? जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए 11.5% अंकों की एक निर्णायक जीत। ये कोई मामूली बढ़त नहीं है, कोई कांटे की टक्कर नहीं। ये एक तरफा फैसला है, ये एक साफ स्पष्ट जनादेश है। लेकिन ये जनादेश रातों रात नहीं मिला। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। ये पिछले एक दशक की पूरी कहानी बयान कर रहा है। आप देख सकते हैं कि गठबंधन का वोट शेयर कैसे 22.8% से लगातार बढ़कर 50.6% तक पहुंच गया। एक सीधी और मजबूत चढ़ाई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ा, पर उसकी रफ्तार काफी धीमी रही। ये ट्रेंड साफ इशारा करता है कि हवा का रुख किस तरफ था। तो आंकड़े हमें बताते हैं कि क्या हुआ। गठबंधन को एक बड़ी जीत मिली। लेकिन अब हम अपने विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से में जा रहे हैं, ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ। वो कौन सी सामाजिक और राजनीतिक परतें थीं जिन्होंने इस नतीजे को जन्म दिया। तो इस जीत का राज क्या था? इसके पीछे का गणित क्या है? दरअसल ये दो बड़े सामाजिक समूहों के एक साथ आने की कहानी है। एक तरफ जेएमएम का जो कोर आदिवासी वोट बैंक है, संथाल और मुंडा समुदाय, वो पूरी तरह से एकजुट रहा, चट्टान की तरह। और जब इस मजबूत आधार में मुस्लिम मतदाताओं का जबरदस्त समर्थन भी जुड़ गया, तो एक ऐसा चुनावी समीकरण तैयार हुआ जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। बीजेपी की रणनीति गैर आदिवासी ओबीसी वोटरों को अपनी तरफ करने की थी, लेकिन वो इस बड़े सामाजिक गठबंधन के सामने नाकाफी साबित हुई। हर चुनाव सिर्फ वोटों का गणित नहीं होता, ये विश्वास की लड़ाई भी होता है। और ये विश्वास जीता जाता है कहानियों से, नैरेटिव से। आइए देखते हैं कि गांडे की जमीन पर कौन सी दो कहानियां एक दूसरे से टकरा रही थीं और लोगों ने किस कहानी पर ज्यादा भरोसा किया। यहाँ पर दोनों पार्टियों की सोच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ बीजेपी का नैरेटिव राष्ट्रीय मुद्दों पर था, जैसे बांग्लादेशी घुसपैठ।
वहीं दूसरी ओर गठबंधन की कहानी पूरी तरह से स्थानीय और जमीनी थी। वो बात कर रहे थे टूटी हुई सड़कों की, पानी की किल्लत की और विपक्ष पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की। एक कहानी डर की थी, दूसरी कहानी रोजमर्रा की जरूरतों की। एक पल के लिए आंकड़ों को भूल जाइए और इस एक आवाज को सुनिए। जब मानसून आता है तो हमारा गांव दुनिया से कट जाता है। ये शब्द किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं, ये गांडिये के हजारों लोगों की पीड़ा है। ये हमें याद दिलाता है कि एक पुल या एक पक्की सड़क सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं होती, वो किसी के लिए जिंदगी और मौत का सवाल हो सकती है, किसी बच्चे की पढ़ाई का सवाल हो सकती है, किसी मरीज के अस्पताल पहुंचने का सवाल हो सकती है। और वो आवाज अकेली नहीं है। जब हम डेटा को देखते हैं तो वही सच्चाई और ज्यादा ताकत से सामने आती है। मतदाताओं की सबसे बड़ी शिकायतें क्या हैं? खराब सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरियों की कमी और बिजली पानी की समस्या। राष्ट्रीय नैरेटिव से कहीं ज्यादा लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की ये परेशानियां चुभ रही थी। तो अब तक हमने समस्या की हर परत को समझा, हमने लोगों को जाना, आंकड़ों को पढ़ा और नैरेटिव की लड़ाई को देखा। अब सवाल ये है कि इस गहरी समझ को एक कारगर एक्शन प्लान में, एक गवर्नेंस के ब्लूप्रिंट में कैसे बदला जाए। विश्लेषण का असल मकसद ही एक्शन होता है। और इसी के लिए पेश है चतुर्मुख सिद्धांत। ये सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है, ये एक 4 आयामी, एक होलिस्टिक रणनीति है जिसे खास तौर पर गांडे जैसी जगह की चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके 4 चेहरे हैं: पहचान, शासन, संचार और प्रतिस्पर्धा। आइए इसके 4 स्तंभों को समझते हैं। पहला, पहचान और डर। डर के नैरेटिव का जवाब स्थानीय गौरव और अधिकारों पर आधारित एजेंडे से देना। दूसरा, विकास और शासन। लोगों की असली शिकायतों जैसे सड़क और पानी को ठोस वादों और काम से पूरा करना। तीसरा, संचार और मीडिया। जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ना और उनकी अपनी भाषा में बात करना। और चौथा, प्रतिस्पर्धा का सामना करना। तेजी से काम करने वाली डेटा ड्रिवन फैक्ट चेकिंग टीमों के जरिए हर झूठ का जवाब देना। और ये सिर्फ कागज पर बनी रणनीति नहीं है, इसे लागू करने के लिए एक अनुशासित 90 दिन की योजना है, जो इंटेलिजेंस और प्लानिंग से शुरू होती है, फिर मोबिलाइजेशन के चरण में जाती है, फिर अभियान में तेजी लाई जाती है और आखिर में वोटिंग के दिन हर एक वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने पर खत्म होती है। एक पूरी तरह से वैज्ञानिक और चरण दर चरण प्रक्रिया। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने डेटा देखा, रणनीति बनाई, लेकिन इन सब के बाद एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल उठता है। इस सारी मेहनत का, इस सत्ता का, इस शक्ति का आखिर मकसद क्या है? और इस सवाल का जवाब ही इस पूरे विश्लेषण का सार है। डेटा इंजीनियरिंग सिर्फ चुनाव जीतने का एक तरीका नहीं है, इसका असली मकसद है असरदार और जवाबदेह शासन। डेटा आपको बताता है कि लोगों का दर्द क्या है, उनकी जरूरतें क्या हैं, और सत्ता उस दर्द को दूर करने का, उन जरूरतों को पूरा करने का एक जरिया बननी चाहिए। जब जनादेश और शासन के बीच की एक कड़ी जुड़ जाती है, तभी लोकतंत्र का असली मकसद पूरा होता है। और हम आपको इसी एक अंतिम सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर एक राजनीतिक जनादेश को इतनी बारीकी से, इतनी सटीकता से समझा और हासिल किया जा सकता है, तो क्या ये उस जनादेश को देने वाले नेता पर वादों को पूरा करने की एक ज्यादा बड़ी नैतिक जिम्मेदारी नहीं डालता? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 80 42041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।